गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से एक नई क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। फील्ड पी आप जानते हो कि इसको मटर भी कहते हैं। और फर्स्टली इसके साइंटिफिक नेम की हम बात करें तो पाइसम स्पीसीज, और की हम बात करें तो लेग्यूमिनेसी। ओरिजिन की हम बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया है। उसके बाद दो स्पीसीज पाई जाती है, फील्ड पी और गार्डन पी। जैसे फील्ड अगर हम साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करते हैं तो पाइसम सेटाइवम एरवेंस, और गार्डन पी की हम बात करते हैं तो पाइसम सेटाइवम हॉर्टेंस। गार्डन पी जिस पर मेंडल ने रिसर्च किया था, जनरली उसने यही वाली स्पीसीज सेलेक्ट की थी, गार्डन पी वाली। और फ्रूट टाइप की हम बात करें तो पॉड, और उसके बाद हम पुष्प क्रम की हम बात करें तो रेसिम। इसका पुष्प क्रम कैसा होता है? रेसिम होता है। क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो n=16। और उसके बाद पॉलिनेशन की हम बात करें तो सेल पॉलिनेटेड क्रॉप है। उसके बाद नेक्स्ट हाइट की अगर हम बात करते हैं तो 30 to 200 सेंटीमीटर प्लांट की हाइट होती है। और जो फ्लावर्स का जो कलर होता है वो वाइटिश टू रेडिश पर्पल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस की बात करो, जैसे कि मटर को कैसे यूज़ में लिया जाता है। तो मटर को जनरली अपने इंडिया में दो तरीके से यूज़ में लिया जाता है कि फर्स्टली तो फ्रेश वेजिटेबल्स में हम यूज़ में लेते हैं, और सेकंड बात करें तो उसको ड्राई करके उसको कैनिंग करके हम यूज़ में ले सकते हैं। उसके बाद उसको जैसे कि भूनकर खाने के लिए भी काम में लिया जाता है। तो उसके बाद जैसे कि प्रोटीन की अगर हम बात करें तो लगभग 21 से 25% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। वहीं पर जैसे कि ट्रिप्सिन एक इसमें टॉक्सिक पाया जाता है 5 to 20%। और जो इसका रूट सिस्टम होता है वो उसकी डेप्थ होती है लगभग 3 to 4 फीट। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में जो एरिया है वो 5.9 हेक्टेयर है। वहीं प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 11.7 मिलियन टन प्रोडक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड का है। उसके बाद इंडिया की हम बात करें तो 0.7 मिलियन हेक्टेयर पर इसको ग्रो किया जाता है। और प्रोडक्शन की बात करें तो 6 मिलियन टन प्रोडक्शन इसका इंडिया में। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर ग्रो किया जाता है, जैसे कि इंडिया, इथोपिया, यूएसए और चाइना की अगर हम बात करें तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पर चाइना आता है। उसके बाद इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जैसे यूपी फर्स्ट रैंक पर आता है। उसके बाद जैसे एमपी, बिहार, राजस्थान, यहाँ पर भी इसको ग्रो। फ्लावर का कलर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वाइटिश टू रेडिश पर्पल होता है। देखो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, जैसे कि इसकी मैं आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करूँ तो जो फाउंडेशन सीड होता है उसकी आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है? 50 मीटर होती है। वहीं अगर मैं सर्टिफाइड सीड की आइसोलेशन की डिस्टेंस की बात करूँ तो 25 मीटर होती है। और जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो 550 to 650 mm होती है, 550 से लेकर 650 mm तक। और उसके बाद से किसका पुष्पक्रम रेसिम मैंने ऑलरेडी आपको बताया। और इसका जो मैच्योरिटी होती है उसको किससे चेक किया जाता है? टेंड्रोमीटर से चेक किया जाता है। और इसका जर्मिनेशन होता है वो कैसा होता है? हाइपोजियल टाइप होता है। और जर्मिनेशन होने में लगभग 10 से 14 दिन अप्रोक्सीमेटली ये क्रॉप लेती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉप के क्लाइमेट की कि कैसा सूटेबल क्लाइमेट इसको। तो फील्ड पी रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन्स, हाई टेम्परेचर इज इंजurious टू पी क्रॉप देन अ फ्रॉस्ट कैन डैमेज द प्लांट ड्यूरिंग द फ्लावर स्टेज। सो कोई भी स्टेज हो उसमें तो जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली प्लांट क्या होता है? इंजर्ड होता है। और जैसे अगर फ्रोस्ट की मैं बात करूँ, अगर पाला पड़ता है तो पाला का भी इसके पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है फ्लावरिंग स्टेज पर, पुष्प वाली जो अवस्था होती है उस पर। और वहीं पर हम ऑप्टिमम करें 13 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड, और जर्मिनेशन के लिए बात करें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर के बाद सोइल की कि कैसी इसको सोइल चाहिए। देखो फर्स्टली तो वेल ड्रेन सोइल चाहिए इसको, क्योंकि ये वाटर लॉगिंग को एक तरीके से उसके साथ compete नहीं कर पाती है।
So a well-drained soil is essential for successful production of field pea. Field pea is highly sensitive to waterlogging condition. Loam soil is considered best field pea cultivation. तो सबसे बेस्ट अगर सोइल की हम बात करें तो कौन सी सोइल है? लोम सोइल। वेल ड्रेन होना चाहिए। उसके बाद पीएच की हम बात करें तो पीएच कैसा होना चाहिए इसका? लगभग 6.5 होना चाहिए इसका पीएच। उसके बाद इसकी हम बात करें तो बहुत सारी अच्छी अच्छी इसकी वेराइटीज़ की मैं आपको बता देता हूँ। जयंती, और उसके बाद उत्तरा, HUP2, रचना, स्वाति, शिखा, किन्नूरी, हिसार ललितवन, पंत उपहार, और इसकी जैसे कि अर्पणा है जो शॉर्ट टाइप वेराइटी है, और हरभजन अर्ली वेराइटी है। उसके बाद एक सालविया नाम से वेराइटी जो कैसी होती है? हर्स क्लेस, छिलके रहित वेराइटी होती है, उसको डायरेक्टली भी हम खा सकते हैं, छिलके से ही खाने वाली। और उसके बाद अर्केल की हम बात करें तो अर्केल एक वेराइटी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्ती रहित जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद फील्ड प्रिपरेशन की बात करते हैं कि फील्ड पी के लिए कैसा करना है आपको। द फील्ड शुड बी प्लाउड with a disc harrow or moldboard plow where tractor is available. Plowing followed by 2 to 3 harrowings. Avoid powdery seed bed. अपने को क्या करना है कि बिल्कुल भी ये ध्यान रखना है कि पाउडरी सीड बेड बिल्कुल भी नहीं रखना है। फील्ड शुड बी well leveled. It should be prepared after pre-irrigation to ensure adequate moisture at the time of sowing. जब हम सोइंग करते हैं तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, और अपना फील्ड कैसा होना चाहिए? वीड फ्री होना चाहिए, क्लाउड फ्री होना चाहिए। तो ये सब बातें अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं सीड एंड सोइंग की। सीड रेट की अगर हम बात करें तो 75 to 80 kg पर हेक्टेयर। वहीं पर अर्ली स्टेज की बात करें, अगर अपने को जल्दी लगाना है 100 to 120 kg पर हेक्टेयर सीड अपने को लेना है, क्योंकि जर्मिनेशन जो पड़ता है वो क्या डिक्रीज हो जाता है, इस वजह से अपने को सीड रेट ज़्यादा लेनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिंग की। तो 30 into 10 एंड प्लांट टू प्लांट। तो रो टू रो जो स्पेस रखना है अपने को 30 और प्लांट टू प्लांट 10। उसके बाद सीड ट्रीटमेंट की बात करें, लेग्यूम्स क्रॉप जहाँ पर भी आ जाती है, पल्स क्रॉप जहाँ पर भी आ जाती है, तो वहाँ पर ओबीएम से भी ट्रीट करना है सीड को, विद जैसे कि कार्बन डाइजिम से भी इसको कर सकते हैं 2.5 ग्राम पर केजी सीड। और राइजोबियम से करना है कि ओबियसली ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अगर आप इसको मूल्यांकन करके देखो, इसको एवेल्यूएट करके देखो, तो राइजोबियम से ट्रीट करके देखो और नॉन राइजोबियम वाली को ट्रीट कर, नाइट्रोजन फिक्सेशन मैक्सिमम करता है, तो इसलिए अपने को राइजोबियम से सीड ट्रीटमेंट करना ही करना है। उसके बाद सोइंग बात करें तो मिड अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर सबसे बेस्ट टाइम करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डेप्थ की। डेप्थ कितनी रखनी है अपने को? 3 to 4 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की बात कर लें तो अपने को क्या करना है? 20 टन्स ऑफ सोइंग ऑफ क्रॉप। लगभग आपको 1 महीने पहले क्या करना है? 20 टन FIM अपने फील्ड में डालना है। वहीं मैं और NPK की डोज की बात करूँ तो 20 to 30 नाइट्रोजन और 60 to 70 फॉस्फोरस और 30 to 40 kg प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जितनी भी पल्स क्रॉप होती है वो कैसी माइक्रोन्यूट्रिएंट लविंग होती है। अगर हम उसको एडिशनली तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा अपने को, यील्ड में भी, और प्लांट की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रहती है। डिजीज और इंसेक्ट का अटैक मिनिमम हो जाता है, और जो पॉट्स के जो जैसे अपने जो ग्रेन्स है वो बहुत ही शानदार कलर में, चमकदार कलर में बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की। यहाँ पर वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट की हम बात करें तो जनरली 2 इरीगेशन सफिशिएंट है इसके लिए। फर्स्टली तो जो आपने जनरली तो फर्स्ट हम बात करें तो द क्रॉप मोस्टली ग्रोन एज अनइरिगेटेड इन अनइरिगेटेड एरियाज। फिर भी अगर हम जैसे कि इरिगेशन दें तो फर्स्ट इरिगेशन शुड एट 45 days आफ्टर सोइंग एंड सेकंड इरिगेशन एट पॉड फिलिंग स्टेज। जब हमारे पॉड फिलिंग स्टेज होती है उस टाइम पर अपने को सेकंड इरिगेशन देना है।
वीड मैनेजमेंट में जनरली जो रबी सीजन वीड्स होते हैं उसको अदर रबी सीजन की क्रॉप्स की तरह ही उनको कंट्रोल करना है। बेसालिन वगैरह आप दे सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं इंसेक्ट की। तो लीफ माइनर और पी एफिड इज अ मेजर फिड पी। ये क्या करते हैं कि जो क्रॉप अपना जो प्लांट है उसके तो उसमें जो सेप बना होता है, उसमें जो रस बना होता है उसको चूसते हैं और उसको चूसते ही उसका जो सिस्टम है प्लांट का, एक तरीके से प्लांट का नर्वस सिस्टम डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो प्लांट का कलर है उस टाइप का लग जाता है और पत्तियां सूखने लग जाती है। और उसके बाद जैसे कि लीफ माइनर को और इसको फिर पी एफिड को कंट्रोल करने के लिए मेटासिस्टोक्स आप यूज 20 EC इन 1000 लीटर ऑफ वाटर में डिजोल्व। इसको रिपीट करना है जब अपने को सिम्टम्स दिखने लगे इंसेक्ट के, मान लो जैसे अटैक करना शुरू कर दिया है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक अपने को हर 15 दिन में इसको क्या करना है, रिपीट करना है स्प्रे को। उसके बाद जैसे अब पी एफिड क्या करता है कि लीफ माइनर तो अपने को पता है कि लीफ में माइंस बना देता है। उसके बाद पी एफिड की हम बात करें तो इसके जो शेप होता है उसको शक करता है और उसकी जो पत्तियां हैं वो कैसी हो जाती है, पेल एंड येलो। कंट्रोल करने के लिए जनरली आप रसीज वगैरह यूज में ले सकते हो, प्री इमरजेंस हम कर सकते हैं। डिजीज की तो उसमें बेसिकली 3 डिजीज पाउडर विल्ट एंड रूट रॉट। जो विल्ट और रूट बाय द फंगस राइजोक्टेनिया सोलेनी और फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। द सिम्टम्स में बी सीन इन सीडलिंग स्टेज, plant show yellowing of the lowermost leaves, followed by तो जनरली जो विल्ट और रूट रॉट होती है ये क्या होती है, इसमें जो डिजीज कब देख सकते हैं हम, सीडलिंग स्टेज पर हम देख सकते हैं जनरली। तो और जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, लोअर जो पार्ट होता है प्लांट का वहाँ की पत्तियां होती है वो सूखना स्टार्ट हो जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए अपने को अवॉइड अर्ली सोइंग्स, जल्दी से जल्दी सोइंग करना बंद करना पड़ेगा और सीड ट्रीटमेंट साथ में। उसके बाद नेक्स्ट पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडर को भी कंट्रोल करने के लिए जैसे कि रेसिस्टेंट वेराइटीज हम ग्रो करते हैं, क्रॉप रोटेशन हम यूज में ले सकते हैं। सो कॉज बाय फंगस इरिसाइफी पोलिगोनी, जिससे पाउडरी मिल्ड्यू होती है। पाउडरी मिल्ड्यू द प्लांट सरफेस में बी covered with the white powder which contains mycelium and spores of the fungus। प्लांट का सरफेस होता है वहाँ पर कैसा होता है, पाउडरी सरफेस हो जाता है और स्पोर्स और माइसीलियम वहाँ पर सेपरेट होने लग जाता है। द नंबर ऑफ पॉट्स रिड्यूस, जो पॉट्स के नंबर है वो भी क्या होने लग जाता है। इन केस ऑफ सेवियर इन्फेक्शन द प्लांट डाइज परमानेंटली। अगर ज़्यादा हो जाता है, सेवियर अटैक हो जाता है तो उससे परमानेंटली आपका क्या हो जाता है, प्लांट डैमेज हो जाता है। सो अपने को कंट्रोल करने के लिए पाउडरी मिल्ड्यू अवॉइड लेट सोइंग, लेट प्लांटिंग और सोइंग इसको करना पड़ेगा। बाद इसको अगर मान लो कोई पाउडरी मिल्ड्यू से इफेक्टेड है जैसे प्लांट, तो उसको हार्वेस्ट करके और उसको कलेक्ट करके उसको बर्न करना पड़ेगा अपने को, अदरवाइज ये फिर से सेपरेट हो जाएगी। उसके बाद रेसिस्टेंट वेराइटीज़ है कुछ, जैसे कि रचना पंत हो गई, उसके बाद मल्लिका हो गई, 885 DMR 11 और सल्फर डस्ट हम यूज़ में ले सकते हैं जनरली 25 kg पर हेक्टेयर। और उसकी इल्ड की हम बात करें तो जो टोटल इल्ड की हम बात करें तो 20 to 25 हेक्टेयर ग्रेन्स की, और ऐसे हम जनरली बात करें तो 70 से 100 क्विंटल पर इल्ड देखने को मिल जाएगी। उसके बाद इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस की जाती है। आप जैसे कि मटर हम अगर जनरली बाज़ार में लेने जाते हैं तो अपने को पूरे साल भर ग्रीन मटर अपने को यूज़ में लेने के लिए मिल जाएगी। तो उसके पीछे रीजन को, जैसे कि हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसको कैनिंग के लिए हम यूज़ में लेते हैं। जनरली जो मार्केट में राउंड ऑफ द ईयर जो ग्रीन मटर या ग्रीन पी जो मिलती है वो कैसी होती है, कैनिंग वाली होती है।
और इसको खाने के लिए जनरली देखो वेजिटेबल में फ्रेश भी यूज़ में ले सकते हैं और आफ्टर द कैनिंग भी यूज़ में ले सकते हैं, या फिर इसको ड्राई करके भी यूज़ में ले सकते हैं मटर को वेजिटेबल्स बनाने के लिए। और एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, तो इसमें लगभग 25%, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें 25% प्रोटीन पाया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द filled pea. I hope you like this. Okay, thank you very much. Keep share.